हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। तो मैं मानसी स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का इस प्यारे से सेशन में, जिसमें हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 फिजिक्स का पहला चैप्टर, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, क्या नाम है? प्रकाश का परावर्तन, यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ेंगे आज के इस वन शॉट वीडियो में। आज अपन लोग क्या करेंगे, इस पूरे चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से और पूरे डिटेल के साथ पढ़ेंगे, और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि कैसे कैसे जो हमारे क्वेश्चन होते हैं वो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इन सभी चीजों के बारे में भी अपन लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, समझेंगे, जानेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग तैयार हैं? तो एक बार जल्दी से मुझे थम्स अप करिएगा कि यस दीदी, हम सभी लोग तैयार हैं इस प्यारे से सेशन को करने के लिए। ठीक है, और मैंने आप सभी लोगों के लिए, यानी कि क्लास 10 वाले बच्चों के लिए, एक वन शॉट की प्रहार सीरीज लॉन्च की है, जिसमें आप सभी लोगों को कंप्लीट साइंस के वन शॉट वीडियोस मिलने वाले हैं। केमिस्ट्री के ऑलरेडी सारे चैप्टर्स हमने कवर कर लिए हैं, साथ ही साथ हमने बायोलॉजी के भी सारे चैप्टर्स को कवर कर लिए हैं। उन सभी की, ठीक है, उन सभी वीडियोस की जो प्लेलिस्ट की लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, जहां से आप जाकर उन सारे वीडियोस को देख सकते हैं और अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी को भी बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं प्रकाश के परावर्तन के बारे में। ठीक है, तो प्रकाश के परावर्तन को पढ़ने से पहले सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो हमारी प्रकाश है, लाइट है, ये क्या होती है। ठीक है, लाइट है, जैसे यहाँ पे मैं खड़ी हूँ, यहाँ पे क्या जल रही है, यहाँ पे लाइट जल रही है ना, तभी तो मैं आप लोगों को दिख रही हूँ। अगर यहाँ पे अंधेला हो जाए तो क्या मैं आप लोगों को दिखूंगी? नहीं दिखूंगी, है ना। इसी तरह आपके घर में मान लो अगर लाइट है तभी आपको चीजें दिख रही हैं, अगर लाइट चली जाए, है ना, आपके कमरे में अंधेला हो जाए, तो वहां पे जो चीजें रखी होंगी वो आपको नहीं दिखेंगी। ठीक है, वो क्या होंगी, वो आपको नहीं दिखेगी। तो यहाँ पे समझते हैं कि हमारे ये प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश वह भौतिक साधन अथवा कारण है जिसके द्वारा हम सभी वस्तुओं को देख सकते हैं। सिंपल सी चीज, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी यहाँ पे बढ़िया अच्छी खासी लाइट चल रही है, तब मैं आपको दिख रही हूँ, है ना, यानी कि लाइट यहाँ पे प्रकाश है तभी मैं आपको दिख रही हूँ। अगर ये प्रकाश नहीं होगा तो मैं आपको नहीं दिखूंगी, है ना, मैं क्या होंगी, मैं आपको नहीं दिखूंगी। तो जितनी भी हमें वस्तुएं दिखती है वो किसके कारण, वो हमें प्रकाश के कारण ही दिखती हैं। ठीक है, किसके कारण, हमें लाइट के कारण ही हमें वस्तुएं जो है वो दिखती हैं। अगर प्रकाश नहीं होगा, अगर लाइट नहीं होगी, तो हमें वस्तुएं नहीं दिखेंगी। जैसे मान लो कोई कमरा है, ठीक है, क्या है, मान लो कोई यहाँ पे एक कमरा हो गया, इसमें आपकी बुक रखी हुई है। ठीक है, इसमें क्या, इसमें आपकी एक बुक रखी हुई है, अब आपको ढूंढना है। इस कमरे में क्या है, इस कमरे में पूरा अंधेला है ना, पूरा अंधेला है, जैसे भूत वगैरह रहते हैं ना, पूरा अंधेला हो गया। जो हॉरर मूवी होती है, जैसे अंधेला होता है वहां पे डरावनी सी आवाज निकलने लगती है, मान लो। ठीक है, यहाँ पे भी क्या हुआ, यहाँ पे भी पूरा अंधेला है। ठीक है, और यहाँ पे आपकी बुक रखी है। अब आपको उस बुक को देखने के लिए, बुक को ढूंढने के लिए भाई रोशनी चाहिए, है ना, प्रकाश चाहिए। जब वहां पे अंधेला है तो आपको ऐसे बुक दिखेगी नहीं, तो आप क्या करेंगे, या तो उस कमरे की लाइट ऑन कर देंगे, है ना, या तो फिर क्या करेंगे, या तो फिर टॉर्च लेके जाएंगे और उस वस्तु पे, ठीक है, टॉर्च इधर उधर मारेंगे जहां पे आपकी क्या रखी होगी, बुक रखी होगी। अगर वहां पे वो प्रकाश जो है आप मार रहे हैं, वो लाइट जला रहे हैं, अगर उस बुक पे लाइट पड़ रही है तभी वो आपको क्या दिख जाएगी। ठीक है, क्या होगी, वो आपको दिख जाएगी। तो यही हमारा क्या होता है, यही हमारा प्रकाश होता है, यानी कि प्रकाश के कारण ही हम वस्तुओं को देख सकते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग प्रकाश के गुण की बात करें, ठीक है, जो हमारा प्रकाश होता है उसके गुण क्या होते हैं, तो पहला हमारा दिया है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जो प्रकाश होता है वो क्या होती है, वो एक प्रकार की ऊर्जा होती है। दूसरा दिया है, या निर्वात में भी गमन करती है। जो प्रकाश होती है वो किसमें, वो निर्वात में भी गमन करती है। तीसरा पॉइंट दिया है, निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ये आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, पूछा जाएगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो आपको कितनी बतानी है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अगला पॉइंट दिया है, प्रकाश सरल यानी कि सीधी रेखा में गमन करता है। जो प्रकाश होता है वो कैसे, वो सीधी रेखा पर गमन करता है। ठीक है, आप देखो, मान लो लाइट जल रही है, ठीक है, प्रकाश आ रहा है, आप प्रकाश दे रहे हैं, लाइट जला रहे हैं, तो जो लाइट है, जो प्रकाश है, वो कैसे, वो सीधी रेखा पर गमन करेगा। ठीक है, कैसे, वो सीधी रेखा पर गमन करता है। अगला पॉइंट दिया है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। जो प्रकाश होता है वो कैसी, वो एक विद्युत चुंबकीय तरंग होती है। ठीक है, लास्ट पॉइंट हमारा दिया है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। जो सूर्य का प्रकाश होता है, यानी कि सनलाइट जो होती है,
ठीक है, उसको हमारे पृथ्वी तक यानी कि अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? कुल टाइम जो उसका लगता है वो 8 मिनट 20 सेकंड का टाइम लगता है। कितना लगता है? 8 मिनट और 20 सेकंड का टाइम लगता है। ठीक है, यहाँ तक डन है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दिया है प्रकाश के स्रोत। ठीक है, प्रकाश के स्रोत के बारे में आपको पढ़ना है, जानना है कि प्रकाश के स्रोत कैसे क्या होते हैं। तो सिंपल सी है ना, जहां से आपको प्रकाश मिल रहा है, जिनसे प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, वही हमारे क्या होंगे? वही हमारे प्रकाश के स्रोत हो जाएंगे। जैसे हमारा बल्ब हो गया, है ना, लाइट सब क्या होती है? लाइट के लिए क्या आप बल्ब यूज करते हैं, बल्ब लगाते हैं, तभी तो वहां से क्या निकलता है? प्रकाश निकलता है। जैसे हमारा बल्ब हो गया, है ना, हमारी आग हो गई, ट्यूबलाइट वगैरह हो गए, ठीक है, मोमबत्ती हो गई, तारे हो गए हमारे, और जितने भी प्रकार की हमारी लाइट्स होती हैं, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी के सभी प्रकाश के स्रोत होते हैं, यानी कि जहां से हमें प्रकाश मिल रहा है, जिनसे, ठीक है, ऐसी वस्तुएं जिनसे क्या होगा? जिनसे आपको प्रकाश मिलता है, उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? उन्हीं को हम लोग बोल देते हैं कि ये प्रकाश के स्रोत हैं। ठीक है, क्या है ये? प्रकाश के स्रोत हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें वो प्रदीप और अदीप्त वस्तुओं की, ठीक है, प्रदीप्त और अदीप्त वस्तुओं की बात करें तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हमारी प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। ठीक है, जो प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, कौन सी हैं? तो ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, ऐसी वस्तुएं जिनमें से जो प्रकाश है, ठीक है, वो स्वयं यानी कि खुद से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम प्रदीप्त वस्तुएं बोलेंगे। जैसे हमारा सूर्य हो गया, है ना, सूर्य का प्रकाश होता है, उसका खुद का प्रकाश होता है ना, तारा हो गया, जुगनू हो गया, बल्ब हो गया, इनसे क्या होता है? इनसे प्रकाश उत्पन्न होता है, यानी कि ये स्वयं से प्रकाश को उत्पन्न करते हैं। बताओ यहाँ तक समझ आया कि नहीं आया? बताओ जल्दी बताओ, यहाँ तक समझ आया? तो प्रदीप्त वस्तुएं हमारी क्या होती है कि जिनसे, ठीक है, ऐसी वस्तुएं जो स्वयं से यानी कि खुद से प्रकाश का उत्सर्जन यानी कि प्रकाश को उत्सर्जित करती हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? उन्हीं को हम प्रदीप्त वस्तुएं बोलते हैं। जैसे सूर्य हो गया, जुगनू हो गया, बल्ब हो गया, तारा हो गया, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी के सभी हमारे क्या होते हैं? वो प्रदीप्त वस्तुएं होती है। ठीक है, कौन से? प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं। जैसे फोन का स्क्रीन हो गया, है ना, आप सभी लोगों के पास फोन होगा, तो फोन की जो स्क्रीन होती है उससे क्या होता है? उससे भी प्रकाश निकलता है। ठीक है, तो ये भी हमारी क्या है? ये भी हमारी प्रदीप्त वस्तु है ना। सन हो गया, लाइट बल्ब हो गया, आरजीबी जो लाइट्स होती हैं, है ना, बुफर वगैरह होते हैं जिनमें आरजीबी लाइट्स लगी होती हैं, वो भी हमारी प्रदीप्त है। ठीक है, वो भी क्या है? और जैसे हमारी आग हो गई, जब हम लोग क्या करते हैं? लकड़ी को जलाते हैं, तो उससे क्या होती है? उससे प्रकाश निकलता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये हमारी प्रदीप्त वस्तुएं है। वहीं पे अब हम लोग अगर अदीप्त वस्तुएं की बात करें तो जस्ट इसका क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जन नहीं करती लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देती हैं, क्या कहलाती है? हमारी अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ठीक है, जस्ट उल्टा है। प्रदीप्त क्या थे? उनसे स्वयं का प्रकाश निकलता है, लेकिन जो अदीप्त होते हैं उनसे जो स्वयं का प्रकाश होता है यानी कि वो प्रकाश का उत्सर्जन नहीं करती हैं, बल्कि अगर उनमें प्रकाश पड़ रहा है तो वो हमें क्या होंगी? वो हमें दिखाई देगी। जैसे हमारी पृथ्वी हो गई, मेज हो गई, कुर्सी हो गई, आदि हो गई, है ना। अगर मान लो यहाँ पे मेज रखी हुई है, ठीक है, क्या रखी हो? यहाँ पे मेज रखी है, यहाँ पे कुर्सी रखी है, यहाँ पे बुक रखी है ना। अगर इसमें प्रकाश नहीं पड़ रहा है तो ये हमें कैसे दिखाई देगी? जैसे अभी स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि एक अंधेरा सा कमरा है ना, पूरा अंधेरा नीला है वहां पे जितनी भी चीजें रखी होंगी, क्या आप उनको देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। जब तक आप वहां पे लाइट नहीं चलाएंगे, बल्ब नहीं चलाएंगे, है ना, टॉर्च लेके नहीं जाएंगे, तब तक क्या होगा? तब तक आपको वो वस्तुएं नहीं दिखेंगी। ठीक है, तो जो हमारी अदीप्त वस्तुएं होती हैं वही होती है कि जो जिनसे खुद का जो प्रकाश होता है वो उत्सर्जित नहीं होता है, लेकिन जब प्रकाश मिलता है, ठीक है, यानी कि प्रकाश हमें पड़ता है तो वो हमें दिखाई देती है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? उसको हम अदीप्त वस्तुएं बोल देते हैं। जैसे पृथ्वी हो गया, मेज हो गया ना, कॉपी हो गया, पेन हो गया, ये सारे क्या है? ये सारे के सारे आपके कौन सी अदीप्त वस्तुएं होती हैं। ठीक है, कौन सी होती हैं? अदीप्त वस्तुएं होती हैं। यहाँ तक डन है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पढ़ते हैं प्रकाशीय माध्यम के बारे में, यानी कि ऑप्टिकल मीडियम के बारे में पढ़ते हैं कि प्रकाशीय माध्यम क्या होता है। ठीक है, प्रकाशीय माध्यम क्या होता है? तो वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश गमन करता है। ठीक है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश जो है वो गमन करता है, यानी कि चलता है, ठीक है, या फिर गमन कर सकता है। ठीक, ऐसी वस्तुएं जिनसे जो प्रकाश है गमन कर सकता है उन्हें प्रकाशीय उसे क्या कहते हैं? उसे प्रकाशीय माध्यम यानी कि ऑप्टिकल मीडियम कहते हैं। ऐसी वस्तुएं जिनसे क्या होगा? जिनसे जो प्रकाश है वो
गमन कर सकता है, जा सकता है, निकल सकता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग प्रकाशीय माध्यम कहते हैं। वस्तुओं में से होकर प्रकाश के चलने की क्षमता के आधार पर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, वस्तुओं में से होकर चलने का जो प्रकाश है, निकलने का जो प्रकाश है, उसके आधार पर हम लोग क्या कर देते हैं, प्रकाशीय माध्यम को 3 भागों में बांटते हैं, यानी कि 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो पहला हमारा पारदर्शक होता है, दूसरा हमारा पारभाषक और तीसरा हमारा होता है अपारदर्शक। ठीक है, पारदर्शक, पारभाषक और अपारदर्शक होता है। ठीक है, कितने माध्यम होते हैं प्रकाश के? 3 माध्यम होते हैं। कौन कौन से? पारदर्शक हो गया, पारभाषक हो गया और अपारदर्शक हो गया। अब इन तीनों को एक एक करके समझते हैं कि हमारा पारभाषक क्या होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पारदर्शक को। ठीक है, किसको देखते हैं? पारदर्शक यानी ट्रांसपेरेंट को देखते हैं। ठीक है, कि पारदर्शक जो हमारा होता है वो कौन सा माध्यम होता है। तो वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश का अधिकांश भाग निकल जाता है उन्हें पारदर्शक कहते हैं। ठीक है, जो ऐसी जो वस्तुएं हैं जिनसे जो प्रकाश है उसका अधिकांश भाग क्या होता है, निकल जाता है, तो उन्हें हम क्या कहेंगे, उन्हें हम पारदर्शक कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे उसे? हम पारदर्शक कहेंगे। जैसे हमारा पानी हो गया, हवा हो गया, कांच हो गया, आदि हो गया, ये क्या होते हैं, ये हमारे पारदर्शक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? पारदर्शक होते हैं। ठीक, यहाँ तक डन है? बताओ यहाँ तक डन है या नहीं? जैसे मान लो यहाँ पे कोई वस्तु रखी हुई है, आप उसके पीछे हैं और दूसरे साइड का आपको सारा कुछ दिख रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, दूसरा साइड का सारा कुछ आपको दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका पारदर्शक हो जाएगा। अगला हमारा आता है पारभाषक। ठीक है, क्या आता है? पारभाषक आता है। तो वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश अधिकांश रूप से निकल सकता है उन्हें पारभाषक कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच हो गया, तेल लगा हुआ कागज हो गया, आदि हो गया, है ना। जो घिसा हुआ कांच होता है, अगर उससे क्या करेंगे, ऐसे हमने कांच लिया, घिसा हुआ कांच लिया, तो उसके दूसरे साइड से हम क्या करेंगे, अपने अगर हाथ रखेंगे, है ना, फेस के पास लगाएंगे, तो अधिकांश भाग, ठीक है, मेरे हाथ का या फिर मेरे फेस का जो अधिकांश भाग है वो मुझे आगे इधर साइड में क्या होगा, दिखाई देगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पारभाषक। इसी तरह जैसे मान लो आपने एक कागज ले लिया, है ना, आप अपनी नोटबुक उठाइए, उसको फाड़िए, एक पेज उससे निकाल लीजिए और उस पर तेल लगा दीजिए। ठीक है, क्या लगा दीजिए, तेल लगा दीजिए। फिर आप क्या करेंगे, ऐसे कागज से देखेंगे तो उस पार का आपको नहीं दिखेगा, लेकिन जब उसमें तेल लग जाएगा उस कागज में, तब आप क्या करेंगे, दूसरी साइड की जो वस्तुएं रखी हैं उनको देखेंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा करके दिखाई देंगी। ठीक है, क्या होंगी, थोड़ा थोड़ा करके दिखाई देंगी। जैसे यहाँ पे देखो, है ना, ये घिसा हुआ कांच है, उधर से कोई है जो थम्स अप दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरे सही तरीके से नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा करके हमें दिख रहा है। तो ये हमारा क्या है, पारभाषक है। उसी तरह यहाँ पे कागज हो गया, ठीक है, क्या हो गया, जैसे पॉलिथीन आपकी होगी, वो भी क्या होती है, उसमें से भी आपको दिखाई देता है। ठीक है, क्या होता है, दिखाई देता है। तो ये हमारे पारभाषक होते हैं। अगला हमारा आता है, ठीक है, थर्ड नंबर, अपारदर्शक। ठीक है, क्या आता है, अपारदर्शक आता है। तो अपारदर्शक हमारा क्या होता है, वस्तुएं जिनसे होकर प्रकाश बिल्कुल नहीं निकल सकता है उन्हें अपारदर्शक कहते हैं। ठीक है, ऐसी वस्तुएं हो गई जिनसे जो प्रकाश होता है वो बिल्कुल भी नहीं निकल सकता, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग अपारदर्शक बोलते हैं। जैसे, है ना, सबके घरों में दरवाजा लगा होगा, है ना, सबके घरों में दीवार होगी, तो क्या आप दीवार के इस पार से उस पार का देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। मान लो आपके यहाँ क्या है, दरवाजा लगा है, दरवाजे के आप इस पार खड़े हो जाइए, उस पार आपका फ्रेंड खड़ा होता है, ठीक है, तो क्या आप उसको देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा अपारदर्शक होता है। जैसे देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे गेट लगा हुआ है, ठीक है, एक बच्चा है जो गेट के पीछे खड़ा है और एक बच्चा क्या है, वो गेट के आगे खड़ा है, तो क्या ये एक दूसरे को देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। ठीक है, क्या होगा, नहीं देख पाएंगे। जैसे ये मेरा पेन है, ठीक है, ये क्या है, मेरे पास पेन है, क्या इससे जो प्रकाश है वो आर पार निकलेगा? नहीं निकलेगा। ठीक है, क्या होगा, नहीं निकलेगा। तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा होता है अपारदर्शक होता है। ठीक है, जैसे लकड़ी हो गया, पत्थर हो गया, लोहा हो गया, आदि, ये सब क्या होते हैं, ये सब हमारे अपारदर्शक होते हैं। ठीक है, यहाँ तक डन है। चलो देखो, सेम वही दिया है, पारदर्शक हो गया, हमारा पारभाषक हो गया और हमारा हो गया अपारदर्शक। ठीक है, पारदर्शक जो होता है उसमें से क्या होता है, उसमें से हमें इस पार से उस पार का दिखाई देता है। ठीक है, क्या होता है, अगर हम इधर से, ठीक है, इस साइड से हम देख रहे हैं तो हमें उस साइड का भी हमें दिखाई देगा, तो ये हमारा पारदर्शक होता है। अगर वहीं पे पारभाषक की बात करें तो हमें यहाँ पे क्या होता है, थोड़ा थोड़ा वस्तुएं दिखाई देंगी। ठीक है, पूरी तरह से नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हमें वस्तुएं दिखाई देंगी। वहीं पे अगर हम लोग अपारदर्शक की बात करें तो इनसे जो हमें वस्तुएं होंगी दूसरे साइड की, वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देंगी। ठीक है, क्या होंगी, बिल्कुल भी नहीं दिखाई देंगी। जैसे लोहा हो गया, दीवार हो गई आपका, है ना, लकड़ी हो गई, गेट हो गया, ये सब क्या होते हैं, ये सब आपके अपारदर्शक होते हैं।
अब यहाँ पे पढ़ते हैं प्रकाश किरण, प्रकाश की किरण, ठीक है, क्या पढ़ते हैं, प्रकाश की किरण को पढ़ते हैं कि प्रकाश किरण या फिर प्रकाश किरण बोल सकते हैं या उसको प्रकाश की किरण भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो किसी माध्यम, ठीक है, किसी समांग माध्यम से, ठीक है, क्या करते हैं कि जो प्रकाश की किरण होती है किसी समांग माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश जिस रेखीय मार्ग से होकर जाता है प्रकाश किरण कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, प्रकाश की उसके उसे किरण कहते हैं, ठीक। किसी समांग माध्यम से, यदि किसी समांग माध्यम से क्या होता है, जो हमारा एक बिंदु होता है, ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रकाश जिस रेखीय मार्ग पे क्या होता है, जिस रेखीय मार्ग से होकर जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। एक ही दिशा में जाने वाली प्रकाश के किरणों के समूह को एक प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है कि जो हमारा प्रकाश है, ठीक है, जो हमारा प्रकाश है अगर वो एक ही दिशा से, ठीक है, एक ही दिशा से जाने वाला, ठीक है, एक ही दिशा से क्या होता है, जाने वाला जो प्रकाश की किरणें होती हैं, किरणों का जो समूह होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग बात करें प्रकाश किरण पुंज की तो ये 3 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, पहली हमारी अभिसारी, दूसरी अपसारी और तीसरी हमारी समांतर किरण किरण पुंज होती है, ठीक है। तो प्रकाश किरण जो पुंज होती है वो कितने, वो 3 टाइप की होती है, पहली अभिसारी, दूसरा अपसारी और तीसरा समांतर होता है, ठीक है। तो अब तीनों को एक एक करके समझते हैं कि हमारा जो अभिसारी है, अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, अपसारी किरण पुंज क्या होता है, समांतर किरण पुंज क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं अभिसारी की, ठीक है, किसकी बात करते हैं, अभिसारी की करते हैं। अब इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले आप क्या करेंगे, जल्दी से एक बार क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे और क्या करेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दी हुई है जिसको आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं जैसे, ठीक है। टेलीग्राम पे आप सभी लोगों को ये जो पैनल पीडीएफ है और साथ ही साथ कंप्लीट साइंस की हैंड रिटन नोट्स भी आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। और केमिस्ट्री और बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स को हमने कवर कर लिए हैं, उन सभी चैप्टर्स का, ठीक है, वन शॉट वीडियोस भी चैनल पे अपलोड कर दिया गया है, नीचे प्लेलिस्ट की लिंक दी हुई है जहां से जाकर आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं और अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं अभिसारी को, ठीक है, किसको पढ़ते हैं, अभिसारी किरण पुंज को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि यदि यदि सभी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिल रही हो तो उसे हम अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहेंगे। जो हमारी प्रकाश की किरणें हैं, ठीक है, अगर वो एक ही बिंदु पर मिल रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कह देते हैं अभिसारी, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे एक बिंदु है, ओ बिंदु है, जो प्रकाश की किरणें हैं, ठीक है, इधर से देखिएगा, देखो ये हमारा एक बिंदु है, ठीक है, क्या है, हमारा एक बिंदु है। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रकाश की किरणें, ठीक है, सभी प्रकाश की किरणें क्या हो रही है, एक बिंदु पर, ठीक है, क्या हो रही है, एक बिंदु पर मिल रही है तो इसे हम अभिसारी किरण पुंज कह देंगे, क्या कह देंगे, अभिसारी किरण पुंज कह देंगे, ठीक है। अगला हमारा आता है अपसारी, ठीक है, क्या आता है, अपसारी आता है। तो यदि सभी प्रकाश की किरणें एक ही, ठीक है, यदि सभी प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर आती हुई प्रतीत हो रही हो तो उन्हें अपसारी प्रकाश किरण पुंज कहते हैं, ठीक है। यदि एक ही बिंदु पर प्रकाश की जो किरणें हैं वो आती हुई या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें हम कहते हैं अपसारी किरण पुंज, ठीक है, क्या कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। जैसे ये हमारा कोई बिंदु है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये प्रकाश की किरणें आती हुई प्रतीत हो रही है या मिलती हुई प्रतीत हो रही है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कह देंगे, क्या कह देंगे भाई, इसको हम लोग कह देते हैं अपसारी किरण पुंज, ठीक है, क्या कह देते हैं, अपसारी किरण पुंज कह देते हैं। जैसे, ठीक है, अगर जैसे हम लोग बात करें, सभी के घर में टॉर्च होगा, ठीक है, क्या होगा, सभी के घर में टॉर्च होता है, ये टॉर्च इस तरीके का कुछ बना होता है, ठीक है, मान लो ये टॉर्च हो गया आपका, ठीक है, क्या हो गया, ये टॉर्च हो गया। जब आप इसको ऑन करते हैं, तो इसको जलाते हैं तो इसकी जो किरणें होती हैं वो क्या होती हैं, वो कुछ इस तरीके से दिखाती हैं, ठीक है, कैसे, कुछ इस तरीके से दिखाती हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे करके दिखाती है। तो यही हमारा क्या होता है, यही हमारी अपसारी होती है, ठीक है, क्या हो रही है, अपसारी किरण पुंज इसको कहते हैं। फिर हमारा लास्ट में आता है समांतर किरण पुंज, ठीक है, कौन सी, समांतर किरण पुंज आती है। तो यदि प्रकाश की किरणें परस्पर समांतर हो तो इसे समांतर किरण किरण पुंज कहते हैं। जो प्रकाश की किरणें हैं यदि वो क्या है, परस्पर समांतर है तो उसे हम समांतर किरण पुंज कहेंगे, ठीक है। ये देखो सभी जो प्रकाश की किरणें हैं वो समांतर, ठीक है, समांतर चली जा रही है, समांतर दिख रही है तो ये हमारी कौन सी होगी, ये हमारी
समांतर किरण पुंज होगी। जैसे आप सभी लोग जब मेला देखने जाते हैं ना, तो वहां से एक लेजर लाइट लेके आते हैं, ठीक है, क्या लेके आते हैं, लेजर लाइट। खैर यहाँ तो मेरे पास है नहीं, यहाँ पे मेरे पास पेन है, ठीक है। मान लो सपोज दैट ये हमारा क्या है, ये हमारी लेजर लाइट है। जब इसको हम लोग ऑन करते हैं तो इसकी जो किरण होती है, प्रकाश की जो किरण होती है, वो सीधी रेखा पर जाती है, ठीक है। वैसा तो नहीं कि चारों तरफ फैल जाती है ना। देखना, ठीक है, जिसके पास भी लेजर लाइट है उसको देखना। लेजर लाइट जब भी आप ऑन करते हैं तो इसकी जो किरण है वो सीधे जाती है, ठीक है, इधर उधर नहीं जाएगी, वो सीधे बिल्कुल से चली जाएगी। तो वही हमारी क्या है, वो हमारी समांतर किरण पुंज हो जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, समांतर किरण पुंज हो जाएगी। यहाँ तक डन है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन, ठीक है। अब यहाँ से हमारा जो चैप्टर है वो स्टार्ट होता है। अभी तक हमने जो पढ़ा, ठीक है, क्या पढ़ा, अभी तक जो हमने पढ़ा वो, ठीक है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। हाँ, क्यों था, क्योंकि वो सारी चीजें हमें पता होना चाहिए, तभी हम आगे की चीजों को अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, ठीक है। जो मेन हमारा चैप्टर है वो यही से स्टार्ट होता है, ठीक है, यहीं से हमारा क्या होता है, स्टार्ट होता है। और पीछे वाली जो चीजें मैंने आपको बताई वो सारी की सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमारे आगे, फिर जब आगे वाले कॉन्सेप्ट को हम समझेंगे तो वहां पे अगर जो हमने पीछे पढ़ा वो यूज हो रहा है तो फिर कैसे समझ आएगा जब हमने पीछे का ही नहीं समझा है। तो इसलिए हमें सारी चीजों को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो जब किसी, ठीक है, क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें किसी दर्पण या चमकीली सतह से टकराकर पुनः लौटने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जो प्रकाश है उसकी जो किरणें हैं वो किसी दर्पण से या फिर चमकीली सतह से, चमकीली जो सतह होती है उसे टकराकर जब वो पुनः लौटती हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लौटने की जो क्रिया होती है उसी को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं, ठीक है। जो प्रकाश का परावर्तन है उसके दो नियम हैं। सबसे पहले यहाँ पे परावर्तन को समझते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, सबसे पहले परावर्तन को समझते हैं। ये मान लो हमारा क्या है, ये हमारा दर्पण है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया दर्पण, क्या हो गया, हमारा दर्पण हो गया। अब इसमें, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसमें सिर्फ प्रकाश किरण भेजते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, इसमें हम लोग प्रकाश किरण भेजते हैं, ठीक है, ये मैंने प्रकाश किरण भेजी, ठीक है। अब ये जो मैंने प्रकाश किरण भेजी, ये जो रेखा आ रही है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग आपतित किरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। अभी जो आपतित किरण है ये क्या हो जाएगी, जब ये दर्पण पे पड़ेगी तो ये क्या हो जाती है, ये पुनः से, ठीक है, क्या हो जाती है, ये पुनः से, ठीक है, क्या हो जाती है, ये पुनः से क्या हो जाती है, लौट जाती है, ठीक है, टकरा कर क्या हो जाती है, लौट जाती है, क्या हो जाती है, पुनः से टकरा कर लौट जाती है, ठीक। चलो, ये हमारा दर्पण हो गया। इस पे जो ये किरण आ रही है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग आपतित किरण बोलते हैं। जब ये किरण यहाँ पे गई, ठीक है, तो यहाँ पे जो मिल रहा है, ठीक है, जहाँ पे ये मिल रहा है इसको क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। अभी जो किरण आई ये क्या हो जाएगी, ये परावर्तन के बाद यहाँ से सीधी ये निकल जाएगी, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको परावर्तित किरण बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण बोलते हैं। अब इन दोनों के बीच में क्या करते हैं, एक हम लंब खींचते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, एक लंब खींचते हैं, ठीक, क्या करते हैं, एक अभिलंब डालते हैं या फिर लंब खींचते हैं। अब ये तीनों जिस बिंदु पर मिलते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। अब देखो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है, ठीक है, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है, ठीक है, जो अभिलंब और आपतित किरण के बीच में कोण कोण बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आपतन कोण, ठीक, क्या बोलते हैं उसको, आपतन कोण बोलते हैं। और वहीं पे अभिलंब और इसके परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है, कोण आर, इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तन कोण, ठीक है, क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं। यहां तक डन है, बताओ यहां तक डन है कि नहीं, ठीक है। जल्दी से एक बार फिगर को देखेंगे, डायग्राम को देखेंगे, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं, फिर पढ़ते हैं कि परावर्तन के जो नियम है वो कौन कौन से हैं। तो पहला जो नियम है वो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। जो हमारा आपतन कोण होता है वो क्या होता है, वो परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है, क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है। अभी जस्ट मैंने पीछे बताया था कौन सा हमारा आपतन कोण था और कौन सा हमारा
परावर्तन कोण था। ये हमारा क्या है, ये हमारा दर्पण हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा दर्पण हो गया, ठीक, क्या हो गया, हमारा दर्पण हो गया। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें एक किरण आ रही है, ठीक है, इसमें क्या आ रही है, एक किरण आ रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग आपतित किरण बोलते हैं, ठीक है। अब ये आपतित किरण क्या होगी, यहाँ से टकरा कर सीधे फिर क्या हो जाती है, इस तरह निकल जाती है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग परावर्तित किरण बोलते हैं। अब इन दोनों के बीच में एक क्या करते हैं, एक अभिलंब खींचते हैं या फिर अभिलंब डालते हैं। अब ये तीनों जिस बिंदु पर मिल रहे हैं इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम लोग आपतन बिंदु बोल देंगे, आपतन बिंदु बोल देंगे, ठीक है, क्या बोल देंगे, आपतन बिंदु बोल देंगे, ठीक है। चलो यहाँ तक डन, बताओ यहाँ तक डन है। आप देखो अब क्या होगा, ठीक है, अब क्या होगा, अभी जो आपतित किरण है और जो अभिलंब है इसके बीच में एक कोण बन रहा है, ठीक है, कोण आई, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे आपतन कोण, क्या बोल देंगे, आपतन कोण बोल देंगे, ठीक है। अब कई सारे बच्चे होते हैं ना कि जो आपतन कोण है ना इसको यहाँ से बना देते हैं, है ना, क्या करते हैं, यहाँ से बना देते हैं, तो यहाँ से आपको नहीं बनाना है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग आपतन कोण बोलते हैं। फिर परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है इसको क्या बोलते हैं, इसको आपतन कोण बोलते हैं, सॉरी परावर्तन कोण बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, जिसको आर से लिखते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, जिसको आर से लिखते हैं। तो पहला नियम जो परावर्तन का पहला नियम है वो क्या है, वो आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। आपतन कोण को आई से तथा परावर्तन कोण को आर से सूचित किया जाता है, ठीक है। जो आपतन कोण होता है उसको आई से और परावर्तन कोण को किससे, आर से सूचित किया जाता है। फिर हमारा आता है सेकंड नियम, यानी कि दूसरा नियम आता है परावर्तन का, वो कौन सा है, वह हमारा आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। जो हमारा दूसरा नियम है परावर्तन का वो क्या है, कि जो हमारी आपतित किरण है और हमारी जो परावर्तित किरण है और साथ ही साथ जो अभिलंब है, ठीक है, क्या है, जो अभिलंब है, ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, एक बिंदु पर मिलते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, एक बिंदु पर मिलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे आपतन बिंदु बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। यानी कि ये जो तीनों हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और हमारा अभिलंब जो है, वो तीनों के तीनों क्या होते हैं, एक ही सतह पर यानी कि एक ही तल पर होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, एक ही तल में होते हैं, ठीक है। और ये तीनों जिस पर मिलते हैं, जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग आपतन बिंदु बोलते हैं। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है, पॉइंट दिए गए हैं, यानी कि महत्वपूर्ण पॉइंट दिए गए हैं, बिंदु दिए गए हैं, जिनको आपको पता होना चाहिए, यानी कि आपको याद होने चाहिए ये सारे के सारे पॉइंट। पहला दिया है परावर्तक सतह, ठीक है, क्या दिया है, पहला परावर्तक सतह दिया है, तो ठीक है, जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर अपने माध्यम में लौट जाती हैं उस सतह को ही परावर्तक सतह कहते हैं, ठीक है। ये वाली जो हमारी सतह है, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं परावर्तित सतह, ठीक है, क्या बोलते हैं, परावर्तक सतह बोलते हैं। फिर आता हमारा आपतित किरण, ठीक है। अब ये जो किरण आ रही है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपतित किरण बोलते हैं। परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, जो परावर्तक सतह है इस पे जो किरण आ रही है इसी को हम आपतित किरण कहते हैं। फिर आता है हमारा परावर्तित किरण, परावर्तक सतह से टकराकर जाने के बाद यानी कि लौटने वाली जो किरण होती है उसको हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक। ये आपतित किरण क्या हो रही है, आ रही है परावर्तित सतह पर आ रही है। अब ये किरण क्या होगी, परावर्तन के बाद क्या हो जाएगी, टकराकर वापस लौट बाहर निकलेगी, ठीक है, क्या होगी, वापस निकलेगी, तो इसको इसे क्या बोलेंगे, इसे हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण, ठीक है। फिर आता है हमारा आपतन बिंदु, क्या आता है, आपतन बिंदु, परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है उस बिंदु को, ठीक है, उस बिंदु को ही क्या बोलते हैं, उस बिंदु को ही हम आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे ये जो तीनों है, तीनों जिस बिंदु पर मिलते हैं यानी कि परावर्तित किरण, अभिलंब और आपतित किरण जिस बिंदु पे मिलते हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु, ठीक है, क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं, ठीक। तो ये सारे के सारे आपके जो पॉइंट है वो याद होने चाहिए। यहाँ तक डन है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है, वही अभिलंब के बारे में देखते हैं कि अभिलंब क्या होता है। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं, ठीक है। ये जो हमारा बीच वाला यानी कि तीनों जहां पे मिल रहे हैं
ठीक है। आपतन बिंदु पर जो हम अविलंब डालते हैं, लंब डालते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, लंब डालते हैं, इसी को हम लोग अविलंब बोलते हैं। ठीक, फिर दिया आपतन कोण। आपतित किरण और अविलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। जस्ट पीछे मैंने मतलब जब मैंने स्टार्टिंग में प्रकाश का परावर्तन पढ़ाया था, वहां पे सारी चीजें मैंने बताई थी और सेम वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, तो एक बार, दो बार, तीन बार आप जितनी बार इनको पढ़ेंगे, जितनी बार रिपीट करेंगे, उतनी ही जल्दी आपको वो याद हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि आपतन कोण कह रहा है, तो जो हमारी आपतित किरण है और अभिलंब जो है, इसके बीच में जो कोण बन रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आपतन कोण। ठीक है, आपतन कोण। बताओ डन है यहाँ तक कि नहीं, डन है, चलो डन। फिर हमारा आता है परावर्तन कोण। अब ये परावर्तन कोण क्या होता है कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तक कोण कहते हैं। अभी हमारा अभिलंब हो गया और हमारी परावर्तित किरण हो गई। अब इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है, कोण आर बन रहा है, यही हमारा क्या है, यही हमारा परावर्तन कोण है। ठीक है, क्या है हमारा, परावर्तन कोण है। ठीक, डन है। परावर्तन कोण, आपतन कोण, अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण, वो आपतन बिंदु, और हमारा क्या हो गया, परावर्तक सतह। ठीक है, ये सारी चीजें अपन लोगों ने क्या कर ली, अच्छे से समझ ली। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी अगर क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं दर्पण के बारे में, यानी कि मिरर के बारे में पढ़ते हैं, है ना। सबके घर में क्या होगा, सबके घर में दर्पण होता है ना। सुबह उठते ही आप लोग क्या करते हैं, अपना फेस देखने लगते हैं ना, या ब्रश व्रश किए, बेसिन के सामने फेस भी मिरर भी लगा होगा, है ना, फेस वो साफ किए, वहां पे देखने लगते हैं, तो वही क्या है, वही हमारा दर्पण होता है। ठीक है, क्या होता है, हमारा दर्पण होता है, जिसमें आप लोग क्या करते हैं, अपने फेस को देखते हैं, खुद को देखते हैं, वही हमारा दर्पण है। ठीक है, तो दर्पण को देखते हैं, वैसा चिकना और चमकीला सतह जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है तथा जिसका एक भाग अवश्य ही रंगा हो, दर्पण कहलाता है। दर्पण, ठीक है, दर्पण, दर्पण क्या होता है, एक ऐसा चमकीला, ठीक है, क्या होता है, एक ऐसा चिकना और चमकीला सतह जो क्या करता है, जो प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करता है, क्या करता है, उसका पालन करता है, तथा जिसका एक भाग का क्या होता है, अवश्य ही रंगा होता है। अब आप लोग क्या करो, आप लोग शीशा उठाओ, है ना, मिरर उठाओ, जितने जितने भी घर पे आपके मिरर है, सबको उठाओ और देखो। ठीक है, एक साइड तो क्या होगा, एक साइड पे आपको अपना फेस दिखेगा, लेकिन जो पीछे वाला भाग होगा, वो क्या होता है, वो कलर होता है, यानी कि वो रंगा होता है। ठीक है, क्या होता है, वो रंगा होता है। अगर नहीं रंगा होगा तो क्या होगा, तो बताओ, तो आप अपने फेस को देख पाओगे, नहीं देख पाओगे, है ना। वो पीछे वाला रंगा है, तभी आप इधर से क्या कर रहे हो, सामने वाले भाग से अपने फेस को देख पा रहे हो। ठीक है, तो मिरर पता चल गया, मिरर क्या होता है, डन। चलो, ये जो दर्पण होता है, ठीक है, यानी कि जो मिरर होता है, मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला समतल होता है और दूसरा हमारा गोलीय दर्पण होता है। ठीक है, कौन सा, पहला समतल दर्पण होता है और दूसरा हमारा गोलीय दर्पण होता है। तो एक एक करके इन दोनों दर्पण को क्या करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले हम लोग गोलीय दर्पण को समझते हैं। ठीक है, किसको, गोलीय दर्पण को समझते हैं। तो देखो, गोलीय दर्पण क्या होता है, यदि किसी कांच के, ठीक है, यदि किसी किसी कांच के, ठीक है, यदि मान लो आपके पास कोई कांच है, कांच के खोखले गोले को काट कर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश या कलई कर दी जाए, तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। ठीक है, मान लो आपके पास एक क्या है, एक कांच है, ठीक है, एक कांच का खोखला गोला है, और उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग काट लेते हैं। ठीक है, काट लेते हैं और उसके एक भाग में क्या कर देते हैं, उसके एक भाग में चांदी की पॉलिश या फिर कलई कर देते हैं। ठीक है, एक पृष्ठ पे क्या कर देते हैं, चांदी की पॉलिश या फिर कलई कर देते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक, गोलीय दर्पण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। जो गोलीय दर्पण होते हैं वो भी मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा उत्तल होता है, दूसरा हमारा अवतल होता है। ठीक है, क्या होता है, पहला हमारा उत्तल होता है, दूसरा हमारा अवतल होता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा गोलीय दर्पण है। ठीक है, क्या, ये हमारा गोलीय दर्पण है। ठीक, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा गोलीय दर्पण हो जाएगा। अब देखो, जो गोलीय दर्पण होता है, इसमें क्या क्या होता है, ठीक है, इसमें देखो दोनों दिया हुआ है। इसमें हमारा उत्तल दर्पण भी दिया हुआ है और हमारा अवतल दर्पण भी दिया हुआ है। ये गोलीय दर्पण है, इसको जब हम लोग क्या करेंगे, बीच से काट देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, बीच से काट देंगे। बीच से काटने के बाद फिर ये जो परावर्तक सतह है, इसको क्या कर देंगे, इस पे कलई कर देंगे।
ठीक है, इसमें क्या कर देंगे, कलई यानी कि पॉलिश कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा परावर्तक सतह हो गया। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा गोलीय दर्पण हो गया। ठीक है, क्या हो गया, हमारा गोलीय दर्पण हो गया। इसी तरह जो हमारा सॉरी अवतल दर्पण हो गया। इसी तरह जो हमारा उत्तल दर्पण होता है उसमें क्या होता है, उसके परावर्तक सतह पर क्या होता है, उससे भी कलई कर देते हैं, यानी कि पीछे आगे वाली साइड उस पर कलई कर देते हैं, तो ये हमारा उत्तल दर्पण हो जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले उत्तल दर्पण को समझते हैं। ठीक है, किसको, उत्तल दर्पण को समझते हैं कि उत्तल दर्पण क्या होता है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, ऐसा दर्पण जिसका जो परावर्तक सतह होता है वो उभरा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक, क्या होगा कि ऐसा जो दर्पण है जिसका जो परावर्तक सतह है वो उभरा हुआ होगा। ठीक है, उत्तल का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो यहाँ पे बस इतना याद रखना, उत्तल ऊ आ रहा है ना, मतलब उभरा हुआ। ठीक है, होगा उभरा हुआ जिसका परावर्तक सतह होगा वो हमारा हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, ये देखो, ये इसका जो परावर्तक सतह ये क्या है, ये उभरा हुआ है। ठीक है, क्या है, ये उभरा हुआ है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा उत्तल दर्पण है। अब ये जो परावर्तक सतह है उभरा हुआ है, ठीक है, तो उत्तल दर्पण है। इसमें क्या कर देंगे, इसमें ऐसे ऐसे करके कलई कर दी जाएगी। ठीक है, क्या कर दी जाएगी, कलई कर दी जाएगी। ठीक, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा उत्तल दर्पण होता है। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा और सीधा बनता है। जो उत्तल दर्पण होता है इसमें जो प्रतिबिंब होता है, वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा कैसा, वो हमेशा छोटा और सीधा बनता है। ठीक है, क्या बनता है, सीधा और छोटा बनता है। ठीक, और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, और साथ ही साथ क्या होता है, जो प्रतिबिंब होता है वो कैसा, वो काल्पनिक होता है। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। जो हमारा उत्तल दर्पण होता है उसको अपसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, क्या करना है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, अपसारी दर्पण भी कहते हैं। बताओ यहाँ तक डन है, डन है तो आगे बढ़े। ठीक है, डन है तो आगे बढ़े। अब एक बार जल्दी से आप लोग क्या करेंगे, वीडियो को जल्दी से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे, फिर अपन लोग यहाँ पे पढ़ते हैं अवतल दर्पण के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, अवतल दर्पण के बारे में। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक तथा अंदर की ओर धंसा होता है अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें क्या होगा, जो अवतल दर्पण होगा इसका जो परावर्तक सतह होता है वो क्या होता है, वो धंसा हुआ होता है। ठीक है, यानी कि अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, अवतल दर्पण बोल देंगे। जैसे ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा परावर्तक सतह हो गया। ठीक है, ये क्या है, ये हमारे दर्पण की जो हमारी परावर्तक सतह है। ठीक है, अब इसके क्या करेंगे, इसके पीछे की ओर क्या कर देंगे, इस तरह करके कलई कर देंगे। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, यही हमारा अवतल दर्पण होता है। ठीक, क्यों, क्योंकि इसका जो परावर्तक सतह है वो धंसा हुआ होता है। इसमें प्रतिबिंब सीधा उल्टा दोनों बनता है। जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो सीधा भी बनता है और कैसा, और कैसा बनता है, और उल्टा भी बनता है, यानी सीधा और उल्टा दोनों बनता है, और वास्तविक और काल्पनिक दोनों बनते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होता है, काल्पनिक और वास्तविक दोनों ही बनते हैं। ठीक, अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं। जो अवतल दर्पण होता है उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। यानी कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण के नाम से भी जानते हैं। बताओ यहाँ तक डन है कि नहीं। ठीक है, बताओ यहाँ तक डन है कि नहीं, जल्दी से बताएंगे एक बार, यहाँ तक डन है कि नहीं। फिर यहाँ पे जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यानी कि महत्वपूर्ण जो बिंदु है उनको समझते हैं। ठीक है, चलो, पहला हमारा दिया है वक्रता केंद्र। ठीक है, क्या दिया है, पहला हमारा दिया है वक्रता केंद्र दिया है। तो सबसे पहले समझते हैं कि वक्रता केंद्र क्या होता है। दर्पण जिस खोखले गोले का बना होता है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, जो दर्पण होता है जिस खोखले गोले का बना होता है उसे, उसका जो केंद्र होता है, बीच वाला जो सेंटर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से सूचित किया जाता है। वक्रता केंद्र को किससे, सी से सूचित किया जाता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा है गोलीय दर्पण। ठीक है, क्या है ये हमारा, ये हमारा गोलीय दर्पण है। ठीक है, क्या है, ये हमारा गोलीय दर्पण है। खोखला, इसमें क्या है, इसमें खोखला गोला हो गया। ठीक है, अब इसके बीच का जो केंद्र होगा इसी को क्या बोल देंगे, इसी को बोलते हैं वक्रता केंद्र, जिसको हम लोग सी से लिखते हैं। ठीक है, कैसे, सी से प्रदर्शित करते हैं। अगर आपको पूरा नहीं लिखना है वक्रता केंद्र तो आप सी भी लिख देंगे,
तो वहां पे वो माना जाएगा कि हाँ आपने क्या लिखा है, वक्रता केंद्र लिखा है। ठीक, क्या लिखा है, वक्रता केंद्र लिखा है। अगला दिया है दर्पण का ध्रुव। ठीक है, क्या दिया है, दर्पण का ध्रुव दिया है। अब देखो, अब ये वाला पोर्शन हमारा क्या होता है, ये हमारा ध्रुव होता है। ठीक है, क्या होता है, हमारा ध्रुव होता है। ठीक, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। जो दर्पण है इसका जो मध्य बिंदु होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे पी से सूचित किया जाता है। अब ये मान लो हमारा दर्पण है। ठीक है, क्या है, ये हमारा दर्पण है। ठीक है, क्या है, ये दर्पण है। ये देखो, ये क्या हो गया, ये मान लो इसको मैंने काट के ऐसे निकाल लिया। ठीक, अब इसके जो बीच वाला, ठीक है, जो बीच वाला होगा, बीच का जो होगा, इसी को क्या बोलेंगे, इसी को हम लोग दर्पण का केंद्र बोलते हैं, सॉरी दर्पण का ध्रुव बोलते हैं, जिसको हम लोग पी से सूचित करते हैं। किससे, पी से सूचित करते हैं। ये मेरा अवतल दर्पण है। ठीक है, अब इसके बीच वाला जो होगा, ठीक है, बीच वाला जो बिंदु होगा उसी को क्या बोल देंगे, उसी को हम लोग यानी कि मध्य वाला, मिडिल वाला, बीच वाला जो बिंदु होगा उसी को क्या बोल देंगे, उसी को दर्पण का ध्रुव बोल देंगे। ठीक है, जैसे मान लो ये पेन है, इसके बीच का है ना, बीच का जो पॉइंट होगा उसी को क्या बोलेंगे, उसी को इसका बिंदु बोल देंगे। तो दर्पण है यहाँ पे, तो दर्पण का ध्रुव हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, दर्पण का ध्रुव हो जाएगा। यहाँ तक डन है। चलो 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 आगे समझते हैं। आगे दिया हमारा दिया है प्रधान अक्ष, जिसको मुख्य अक्ष भी बोलते हैं। मुख्य अक्ष, ठीक है, क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं या फिर मुख्य अक्ष कहते हैं। इसे एक्स, ठीक है, एक्स से सूचित किया जाता है, यानी कि प्रदर्शित किया जाता है। क्या कह रहा है कि जो हमारा गोलीय दर्पण है इसके वक्रता केंद्र, ठीक है, इसके वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली जो रेखा होती है, ठीक, ये क्या है, ये वक्रता केंद्र हो गया। ये क्या हो गया, ये हमारा ध्रुव हो गया, दर्पण का ध्रुव हो गया। ठीक है, क्या हो गया, दर्पण का ध्रुव हो गया। अब इसके बीच से, ठीक है, अब इससे जो रेखा जा रही है, ठीक है, ये जो बीच से रेखा जा रही है, वक्रता केंद्र और ध्रुव से जो होकर, मतलब बीच से होकर जो रेखा जा रही है, इसी को हम लोग मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं, जिसको एक्स से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किससे, एक्स से प्रदर्शित करते हैं। फिर हमारा आता है फोकस दूरी। ठीक है, क्या आता है, फोकस दूरी आता है। तो दर्पण की फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। जो दर्पण की फोकस है, जो दर्पण का फोकस होता है और ध्रुव के बीच की जो दूरी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। फोकस दूरी को एफ से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। किससे, स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। बताओ, डन यहाँ तक। चलो आप पढ़ते हैं यहाँ पे प्रतिबिंब के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, प्रतिबिंब के बारे में पढ़ते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है। तो किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, उस बिंदु को, उस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक, किसी प्रकाश स्रोत से, ठीक है, किसी प्रकाश स्रोत से आ रही जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो परावर्तन और अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर क्या होती हैं, मिलती हैं। ठीक है, क्या होती हैं, मिलती हैं या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को, उस वस्तु का क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। जो हमारे प्रतिबिंब होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, पहला वास्तविक हो गया और दूसरा हमारा काल्पनिक या फिर आभासी हो गया। ठीक है, पहला क्या हो गया, पहला वास्तविक हो गया, दूसरा हमारा आभासी या फिर काल्पनिक प्रतिबिंब हो गया। ठीक, चलो अगर हम लोग यहाँ पे बात करें वास्तविक प्रतिबिंब की, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक, तो किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उस बिंदु को, उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है कि किसी प्रकाश स्रोत से आ रही जो प्रकाश की किरणें हैं जो परावर्तन या फिर अपवर्तन के बाद पश्चात, ठीक है, जिस बिंदु पर मिलती हैं, ठीक है, क्या होते हैं, जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होता है इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, क्या होता है, तो पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। फिर हमारा आता है काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है, क्या आता है, हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब आता है। किसी प्रकाश के स्रोत से आ रही किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, क्या होती है, मिलती हुई, कोई हमारा, ठीक है, प्रकाश है,
ठीक है, क्या है, कोई हमारा प्रकाश का स्रोत है, ठीक है, उससे क्या हो रही है, उससे प्रकाश की किरणें निकल रही हैं, ठीक है। अभी जो प्रकाश की किरणें निकल रही हैं ये परावर्तन या फिर अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है, मिलती हुई प्रतीत होंगी, उसको क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, जो हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब होता है उसको हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्या होता है, पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बढ़ते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब की प्रकृति। जो हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, ठीक है। तो पहला पॉइंट दिया है काल्पनिक होगा, भाई काल्पनिक प्रतिबिंब है तो क्या होगा, काल्पनिक होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, काल्पनिक हो जाएगा। अगला हमारा दिया है सीधा होगा, ठीक, काल्पनिक प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो कैसी होगी, पहले तो काल्पनिक होगी, दूसरी हमारी क्या होगी, सीधा होगा। तीसरा हमारा पॉइंट दिया है जितनी दूरी पर वस्तु होगा प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे, ठीक है, जितनी दूरी पर क्या होगी हमारी वस्तु होगी, ठीक है, क्या होगी हमारी वस्तु होगी, प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा। अगला पॉइंट दिया है वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार समान होगा, जो वस्तु का आकार होगा और जो प्रतिबिंब का आकार होगा वो क्या होगा, वो समान होगा। फिर अगला प्रश्न, अगला जो हमारा पॉइंट है वो दिया है कि पार्श्विक उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, पार्श्विक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। अगला पॉइंट दिया है पार्श्विक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा दोनों, ठीक है, एक कट कर देते हैं एक ही, यानी कि दोनों पॉइंट में एक ही बात लिखी हुई है, ठीक है। क्या होगा कि जो हमारा पार्श्विक उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, जो प्रतिबिंब होगा वो कैसा, पार्श्विक और उल्टा बनेगा, ठीक है, यहाँ तक बने। चलो अगला हमारा यहाँ पे एक पॉइंट आता है विचलन कोण, ठीक है, क्या आता है हमारा विचलन कोण आता है। यहाँ पे पढ़ते हैं कि विचलन कोण क्या होता है, ठीक है। अब एक बार जल्दी से क्या करेंगे, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे और साथ ही साथ एक काम और कर लेंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है जहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप सभी लोगों को ये जो पैनल पीडीएफ है अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो पैनल पीडीएफ है ये सारे के सारे आपको क्या होंगे, फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे। इनका जो पीडीएफ है वो चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा, जहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ कंप्लीट साइंस की आपको हैंड रिटेन नोट्स भी मिलेगी, वो भी बिल्कुल से फ्री में, ठीक है, उसके लिए आपको एक भी रुपए देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल से आपको फ्री में मिल जाएगी। अब आप ये मत सोचिएगा कि दीदी फ्री में दे रही है तो कुछ भी दे देगी, बेटा ऐसा नहीं है ना, आपको फ्री में दिया जा रहा है इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी दिया जाएगा। जितना भी आपको कंटेंट दिया जाएगा, ठीक है, नोट्स होगी आपकी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वगैरह हो गए है ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, जो भी आपको दिया जाएगा ना वो बिल्कुल से बेहतरीन कंटेंट दिया जाएगा, जो कि आपके एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम के व्यू से अगर उसको देखें वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग विचलन कोण को। तो आपतित किरण, ठीक है, आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसे विचलन कोण कहा जाता है। ये क्या कह रहा है कि आपतित जो किरण है, जो आपतित किरण है उसके बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विचलन कोण बोलते हैं। विचलन कोण को डेल, ठीक है, किससे, विचलन कोण को डेल, डेल से प्रदर्शित करते हैं। जो विचलन कोण होता है उसको डेल से प्रदर्शित करते हैं। विचलन कोण बराबर कितना होता है, 180 डिग्री माइनस, ठीक है, 2i, ठीक है, क्या होता है 2i, यानी कि 2 गुणे जो हमारा आपतन कोण होता है, ठीक है, या 2 तरीकों से बनता है। जो विचलन कोण होता है वो 2 तरीकों से बनता है, पहला घड़ी की दिशा में और दूसरा दिया है घड़ी की विपरीत दिशा में, ठीक है। जो विचलन कोण होता है वो दो तरह से बनता है, पहला घड़ी की दिशा में और दूसरा हमारा दिया है घड़ी के विपरीत दिशा में, ठीक है, घड़ी के विपरीत दिशा में बनता है। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पे पढ़ते हैं भाई, क्या पढ़ते हैं, अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं जो हमारा वास्तविक और जो हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब होता है इसमें क्या अंतर होता है, वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है। और यहाँ से आपका क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ठीक है, क्या होता है यहाँ से ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है कि वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है, तो आप लोग क्या लिख के आएंगे। सबसे पहले बात करते हैं वास्तविक प्रतिबिंब की। तो यह वास्तविक, ठीक है, ये क्या होता है, ये वास्तविक कटान से बनता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो कैसे, वो वास्तविक कटान से बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब की बात करें तो यह काल्पनिक कटान से बनता है, किससे, काल्पनिक कटान से बनता है। फिर वास्तविक प्रतिबिंब में अगर हम लोग दूसरे पॉइंट की बात करें तो यह हमेशा उल्टा बनता है। जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो कैसा, वो हमेशा
उल्टा बनता है। काल्पनिक की बात करें तो ये हमेशा क्या होता है, ये हमेशा सीधा बनता है। फिर वास्तविक की अगर हम लोग तीसरे पॉइंट की बात करें तो इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, यानी कि पर्दे पर इसको प्राप्त किया जा सकता है। कौन सा, जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होता है। अगर हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब की बात करें तो इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता, यानी कि पर्दे पर इसको नहीं प्राप्त किया जा सकता। ठीक है, लास्ट पॉइंट दिया है, यह दर्पण के सामने बनता है। जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होता है ये कहाँ पे, ये दर्पण के सामने बनता है। कहाँ पे बनता है, दर्पण के सामने बनता है। वहीं पे अगर काल्पनिक प्रतिबिंब की बात करें तो यह दर्पण के पीछे बनता है। जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो कहाँ पे, वो दर्पण के पीछे बनता है। अब एक बार जल्दी से उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर अपन लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण में अंतर। ठीक है, ये जो अंतर है ना, डिफरेंस जो है ना, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, या फिर वास्तविक और काल्पनिक में पूछा जाएगा, या फिर उत्तल और अवतल दर्पण में आपसे जो डिफरेंस है वो पूछा जाएगा। तो सबसे पहले अगर अवतल दर्पण की बात करें तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, ऐसा प्रतिबिंब, सॉरी ऐसा दर्पण जिसका जो परावर्तक सतह होता है वो क्या होता है, वो धंसा हुआ होता है, उसी को हम अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, क्या होता है, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। इसका जो परावर्तक सतह होता है वो कैसे, वो धंसा हुआ होता है। ठीक है, कैसा होता है, वो धंसा हुआ होता है। ठीक है, बताओ यहाँ तक डन है कि नहीं, बताओ जल्दी, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। ठीक है, क्या करो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, यहाँ तक डन है या नहीं। ठीक है, क्या करना है, यहाँ तक आपको बताना है कि डन है या नहीं। ठीक है, ये क्या, ये हमारा अवतल दर्पण, इसका जो परावर्तक सतह होगा वो क्या होगा, वो धंसा हुआ होगा। वहीं पे अगर उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण का जो परावर्तक सतह होता है वो कैसा होता है, वो उभरा हुआ होता है। ठीक है, कैसा होता है, उभरा हुआ होता है। फिर अगर हम लोग अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी जो होती है वो ऋणात्मक होती है। जो हमारा अवतल दर्पण होता है उसकी जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, वो ऋणात्मक होती है। उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो कैसे, वो धनात्मक होती है। अवतल दर्पण में बड़ा एवं छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता है। अब भैया देखो, जो हमारा अवतल दर्पण होता है उसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा, वो बड़ा भी और छोटा, यानी कि दोनों प्रतिबिंब बनता है। और जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल दर्पण में हमेशा कैसा, छोटा प्रतिबिंब बनता है। कैसा प्रतिबिंब बनता है, छोटा प्रतिबिंब बनता है। जैसे 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 स्कूटी चलाते हो, बाइक चलाते हो, उसमें जो मिरर लगा होता है ना, दर्पण लगा होता है, वो कौन सा, वो आपका उत्तल दर्पण होता है ना। दूर से आ रहे ट्रक हो गया, गाड़ी हो गई, है ना, कुछ भी आ रहा है, वो आपको उसमें दिखाई देगा, वो भी छोटा सा दिखाई देगा, ऐसा नहीं बड़ा सा दिखाई देगा, नहीं। पीछे से जो गाड़ी आ रही है, पीछे से ट्रक आ रहा है, वो छोटा सा उसका प्रतिबिंब दिखाई देगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, छोटा सा प्रतिबिंब दिखाई देगा। फिर अगर अवतल दर्पण की बात करें तो अवतल दर्पण में सीधा एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है, जिसे वास्तविक कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे वास्तविक कहते हैं। अवतल दर्पण की अगर बात करें तो अवतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे काल्पनिक कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, जिसे काल्पनिक कहते हैं। अब फिर से एक बार इसका क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, बताओ ले लिया या नहीं, ले लिया, चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, स्क्रीनशॉट ले लिया भाई, बहुत अच्छा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं गोलीय दर्पण में बनने वाले किरण आरेख। अगर हम लोग यहाँ पे देखें, जो हमारा गोलीय दर्पण होता है उसमें जो किरण आरेख बनते हैं वो कितने बनते हैं या फिर कैसे बनते हैं। तो गोलीय दर्पण में बनने वाले किरण के लिए 4 नियम है। ठीक है, जो गोलीय दर्पण है उसमें बनने वाले जो किरण किरण है, किरण जो आरेख है, उसके 4 नियम होते हैं। पहला हमारा दिया है, जब आपतित प्रकाश की किरणें, ठीक है, जब आपतित प्रकाश की किरणें प्रधान अक्ष यानी कि मुख्य मुख्य अक्ष के समांतर भेजी जाती हैं तो परावर्तन के बाद फोकस से होकर जाती हैं। ठीक है, कहाँ से जाती है, फोकस से होकर जाती हैं। ये हमारा क्या है, ये हमारा दर्पण हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये हमारा दर्पण हो गया। ये हमारा कौन सा, ये हमारा उत्तल दर्पण है। ठीक है, कौन सा, हमारा उत्तल दर्पण है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें जो हम लोग आपतित किरण भेजेंगे, ठीक है, जो आपतित किरण जा रही है, ठीक, ये क्या होगी, ये परावर्तन के बाद, ठीक है, ये क्या होगी, ये जो आपतित किरण है ये मुख्य अक्ष के समांतर भेजी जाती है। ठीक है, ये जो आपतित किरण है, ठीक है, क्या है, आपतित किरण जो है, जो ये क्या, जब ये क्या होगी, प्रधान अक्ष के समांतर भेजी जाएगी, किसके समांतर,
प्रधान अक्ष के, ये हमारा क्या है, ये हमारा मुख्य अक्ष है। इसके जब हम लोग समांतर भेजते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, इसके जब हम लोग समांतर भेजते हैं तो ये परावर्तन के बाद क्या होती है, फोकस से, ठीक है, कहाँ पे, फोकस पे आती है, ठीक है, कहाँ पे, फोकस से होकर जाती है, ठीक है, कहाँ से होकर जाती है, फोकस से होकर जाती है। यहाँ तक डन है। तो पहला नियम क्या था, पहला नियम ये था कि जो हमारी आपतित किरण है, ठीक है, ये जो आपतित किरण है, जब इसको हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर, ये आपतित किरण को जब हम लोग मुख्य अक्ष के समांतर भेजेंगे तो परावर्तन के पश्चात ये क्या होते हैं, ये फोकस से होकर जाती है, ठीक है, कहाँ से, फोकस से होकर जाती है। तो पहला नियम ये होता है। दूसरा नियम दिया है, जब आपतित किरण की किरणों को वक्रता केंद्र से भेजा जाता है तो परावर्तन के बाद अपने ही रास्ते पर लौट जाती है। ठीक, अब देखो, अब ये जो आपतित किरण है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है, क्या हो गया, हमारा मुख्य अक्ष हो गया। अभी जो आपतित किरण है इसको क्या करेंगे, इसको वक्रता केंद्र पर, ठीक है, कहाँ पर, इसको हम लोग वक्रता केंद्र पर भेजेंगे, ठीक है, कहाँ पे भेजेंगे, वक्रता केंद्र पर भेजेंगे, यानी कि सी पर भेजेंगे। तो ये क्या होती है, ये परावर्तन के बाद अपने ही रास्ते में लौट जाती है, कहाँ पे, अपने ही रास्ते में लौट जाती है। तो दूसरा नियम ये हमारा होता है। तीसरा नियम हमारा दिया है, जब आपतित किरण की किरणों को फोकस से भेजा जाता है तो परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, ठीक है, किसके, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अब देखो, अब ये क्या करे, जो आपतित किरण है, इस आपतित किरण को क्या करेंगे, फोकस से भेजेंगे, ठीक है, ये आपतित किरण है भाई, इसको क्या कर देंगे, इसको फोकस से, ये एफ है हमारा, इसको हम लोग क्या करेंगे, फोकस से भेज देंगे, ठीक है, देखो ये फोकस से भेज दिया, ठीक है, किससे, फोकस से भेज दिया। तो यहाँ पे जब परावर्तन होगा, ठीक है, क्या होगा, जब ये परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद क्या होता है, ये मुख्य अक्ष के, ये हमारा क्या है, ये हमारा मुख्य अक्ष हो गया, ये क्या है, ये हमारी आपतित किरण हो गई, आपतित किरण हो गई, ये हमारा क्या है, ये हमारा फोकस हो गया, ठीक है, क्या हो गया, हमारा फोकस हो गया। तो आपतित किरण को क्या करते हैं हम लोग, फोकस से भेजते हैं, ठीक है, कहाँ पे, फोकस से भेजते हैं। तो ये परावर्तन के बाद क्या हो जाती है, ये जो आपतित किरण है ये कहाँ पे, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, देखो मुख्य अक्ष के कहाँ पे, समांतर हो गई। तो ये हमारा तीसरा नियम होता है। चौथा नियम हमारा दिया है, जब प्रकाश की किरणों को ध्रुव से भेजा जाता है, जो प्रकाश की किरणें हैं उनको कहाँ पे, उनको ध्रुव पे भेजा जाता है तो आपतन का कोण जो होता है, आपतन जो कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर हो जाता है। इससे अभिलंब का कार्य जो होता है प्रधान अक्ष करता है। इसमें जो अभिलंब है उसका कार्य कौन करता है, हमारा प्रधान अक्ष यानी कि मुख्य अक्ष करता है। अब देखो, ठीक है, ये जो हमारी प्रकाश की किरण है इसको क्या करते हैं, ध्रुव पे भेजते हैं, ठीक है, ये हमारी प्रकाश की किरण हो गई। ठीक, ये प्रकाश की किरण को क्या करते हैं, इसको ध्रुव से भेजा जाता है तो आपतन जो कोण है, ठीक है, इसको क्या किया, इसको हम लोग ध्रुव से हमने भेज दिया, ठीक है, कहाँ से, देखो ये बीच वाला जो सेंटर होता है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं, ठीक, क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। जो आपतित किरण है उसको कहाँ पे, उसको हमने ध्रुव पर भेज दिया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, ये जो हमारा आपतन कोण है, ठीक है, ये जो हमारा आपतन कोण है परावर्तन कोण के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। जब इसको हमने ध्रुव से भेजा तो ये परावर्तन के बाद क्या होगा, यहाँ से ऐसा निकल जाएगा। तो आपतन कोण जो होगा, ठीक है, यानी कि कोण आई हो गया और कोण हमारा आर हो गया, ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और ये जो अभिलंब है ना, पहले हमने पढ़ा था ना स्टार्टिंग में परावर्तन का जो कोण, सॉरी प्रकाश का परावर्तन जब हमने पढ़ा था तब क्या पढ़ा था, वहां पे आपतन कोण और हमारा परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है। दूसरा नियम हमारा क्या था कि जो हमारी आपतित किरण होती है, परावर्तित किरण होती है और साथ ही साथ जो अभिलंब होता है, वो तीनों के तीनों क्या होते हैं, एक ही तल पर मिलते हैं, ठीक है, यानी कि एक ही बिंदु पर मिलते हैं, ठीक है, ये तत्व हमारा। तो यहाँ पे देखो, ये जो हमारा अभिलंब है, ठीक है, ये अभिलंब है, अभिलंब का काम कौन करता है, हमारा मुख्य अक्ष करेगा, ठीक है, कौन करेगा, मुख्य अक्ष करेगा, ठीक है, कौन करेगा, मुख्य अक्ष करेगा। तो ये हमारा चौथा नियम होता है, ठीक है। चलो, स्क्रीनशॉट लेना तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। डन, चलो अब यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, ठीक है, किसका, जो हमारा अवतल दर्पण होता है उसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है, या फिर जो प्रतिबिंब है वो उसका बनना देखते हैं। तो सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं कि सबसे पहले देखते हैं कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो, ठीक है, जब
जो हमारी वस्तु है वो कहाँ पे, वो हमारे अवतल दर्पण के फोकस पे अगर स्थित होती है तब क्या होता है, ठीक है, तब क्या होता है। मान लो ये हमारा क्या है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा फोकस हो गया, और हमारी जो वस्तु है वो कहाँ पे, वो हमारी फोकस पर स्थित है। कहाँ पे, हमारी फोकस पर स्थित है। तो क्या होता है कि अवतल दर्पण में, ठीक है, अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो कहाँ पे, वो अनंत पर बनता है। कहाँ पे बनता है, वो अनंत पे बनता है। ये क्या है, हमारा सी हो गया, यानी कि वक्रता केंद्र हो गया। एफ हमारा क्या है, फोकस हो गया। पी हमारा क्या है, ध्रुव हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ध्रुव हो गया। ठीक, क्या हो गया, ध्रुव हो गया। अब हमारी वस्तु जो कहाँ पे रखी है, हमारे फोकस पे रखी है, अवतल दर्पण के कहाँ पे, फोकस पे रखी है। तो जब ये फोकस पे रखी है, ठीक है, तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ पे, वो अनंत पर बनेगा। ठीक है, कहाँ पे बनेगा, वो अनंत पे बनेगा। ठीक है, कहाँ पे बनेगा, अनंत पर बनेगा। और अगर प्रकृति की बात करें, प्रतिबिंब की जो प्रकृति होती है वो कैसी होगी, वास्तविक उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ठीक है, क्या होगा, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। ठीक, दूसरा हमारा दिया है अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत पर रखी हो, है ना। दूसरा हमारा क्या है, जब जो हमारी वस्तु है वो कहाँ पर, वो अनंत पर रखी हो। कहाँ पे रखी हो, अनंत पर रखी हो। तो जब वस्तु अनंत पर रखी होती है, ठीक है, स्थित होती है, तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो कहाँ पे, वो फोकस पर बनता है। कहाँ पे, वो फोकस पर बनता है। ठीक, चलो, सी से हमारा केंद्र हो गया, है ना, वक्रता केंद्र। एफ से फोकस हो गया, फिर से हमारा ध्रुव हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ध्रुव हो गया। ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया। ये हमारा क्या है, ये हमारा है अवतल दर्पण। ठीक है, क्या है, ये हमारा अवतल दर्पण है। तो इसमें क्या होगा, इसमें जब हमारी जो वस्तु है, ये मान लो ये हमारी क्या है, ये हमारी वस्तु है। अब ये वस्तु कहाँ पे स्थित है, ये वस्तु हमारी अनंत पर स्थित है। तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ पे, वो फोकस पर बनेगा। ठीक है, कहाँ पे बनेगा, वो फोकस पर बनेगा। कहाँ पे, फोकस पे बनेगा। अगर इसकी प्रकृति की बात करें तो वास्तविक होगा। ठीक है, प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी वो कैसे, वो वास्तविक, उल्टा, और वस्तु से बहुत ही छोटा बनता है। ठीक है, देखो ये वस्तु यहाँ पे इतनी बड़ी थी, अब जब इसका प्रतिबिंब बन रहा है कहाँ पे, फोकस पे बन रहा है, तो ये कैसा, ये वास्तविक बन रहा है और वस्तु से बहुत ही छोटा बन रहा है। कैसा, बहुत ही छोटा बन रहा है। ठीक है, चलो अगला दिया हमारा तीसरा नंबर। ठीक है, तीसरा क्या दिया है, अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। जब जब हमारा अवतल दर्पण है उसमें जो वस्तु है, ठीक है, कहाँ पे, वो वक्रता केंद्र पर स्थित हो। ठीक है, ये हमारी वस्तु हो गई। ठीक है, ये हमारी क्या हो गई, वस्तु कहाँ पे स्थित, हमारे वक्रता केंद्र पर स्थित है। तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। कहाँ पे, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ठीक, अगर प्रकृति की बात करें तो वास्तविक, उल्टा, और वस्तु के बराबर बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक बनता है और वस्तु के बराबर बनता है। ठीक है, कैसा, वस्तु के बराबर बनता है। ठीक, यहां तक जाना है। चलो आगे देखते हैं। अगला हमारा दिया अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो। जो हमारा अवतल दर्पण है वहां पे जो वस्तु है वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच अगर स्थित है, ठीक है, तो अगर देखते हैं कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो जब अवतल दर्पण में, ठीक है, अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। कहाँ पे, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनता है। अगर प्रकृति की बात करें तो वास्तविक, उल्टा, और वस्तु से बड़ा बनता है। ठीक है, कितना, वास्तविक, उल्टा, और वस्तु से बड़ा बनता है। तो हमारा, हमारी जो वस्तु है कहाँ पे, वो स्थित हमारे वक्रता केंद्र पर। ठीक है, ये हमारा वक्रता केंद्र होता है, यहाँ पे हमारी वस्तु स्थित है। ठीक है, क्या है, हमारी वस्तु स्थित है। और कहाँ पे, देखो वक्रता केंद्र हो गया और हमारा फोकस हो गया। जो वस्तु है वो कहाँ पे, वो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। ठीक है, कहाँ पे, वो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। अगर प्रकृति की बात करें तो वास्तविक, उल्टा, और वस्तु से बहुत बड़ा। ठीक है, वस्तु से क्या होगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। अगला देखो, अगला दिया है अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। ठीक है, क्या दिया है, अगला दिया है जो वस्तु है वो अनंत और वक्रता केंद्र के बीच अगर स्थित है तब क्या होता है। ठीक है, तो अवतल दर्पण में जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो फोकस, ठीक है, कहाँ पे, वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है।
ठीक है, कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र के बीच बनता है। तो वस्तु कहाँ पे, वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच है। ये हमारा वक्रता केंद्र हो गया, ये हमारी वस्तु हो गई, कहाँ पे स्थित है, अनंत में और वक्रता केंद्र के बीच स्थित है। तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ पे, वो फोकस पर, ठीक है, वो कहाँ पे, वो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। ठीक है, कहाँ पे, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। अगर इसकी प्रकृति की बात करें तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनता है। कैसा बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। चलो अगला पॉइंट हमारा दिया है, कौन सा दिया, अगला पॉइंट दिया है कि अवतल दर्पण में जब, ठीक है, अवतल दर्पण में जब वस्तु जो हमारी है फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो। ठीक है, अवतल दर्पण में जब वस्तु, ठीक है, जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो, तो अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। कहाँ बनता है, उसका जो प्रतिबिंब होता है वो दर्पण के पीछे बनता है। अगर उसकी प्रकृति की बात करें तो काल्पनिक, सीधा और कितना वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, ये वक्रता केंद्र हो गया, ये फोकस हो गया। अब क्या है, ये जो वस्तु है वो कहाँ पे, फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे, फोकस में और ध्रुव के बीच, यहाँ पे ये स्थित है। ठीक है, फोकस और ध्रुव के बीच स्थित है। तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ पे, वो, ठीक है, दर्पण के पीछे बनेगा, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। और जो वो काल्पनिक होगा, ठीक है, प्रतिबिंब का जो प्रकृति होगी वो कैसी, वो काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक है, कैसा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ठीक, चलो अब यहाँ पे पढ़ते हैं चिन्ह परिपाटी के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, चिन्ह परिपाटी के बारे में पढ़ते हैं। तो गोलीय दर्पण में जब वस्तु का प्रतिबिंब कभी आगे तो कभी पीछे बनता है, कभी उल्टा तो कभी सीधा बनता है। ठीक है, जो हमारा गोलीय दर्पण होता है इसमें जो वस्तु है उसका जो प्रतिबिंब होता है वो कैसे, वो कभी आगे बनेगा या फिर कभी पीछे बनेगा, कभी उल्टा बनेगा तो कभी क्या होता है, कभी सीधा बनेगा। इन स्थितियों में अंतर स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी की आवश्यकता हुई जिसे चिन्ह परिपाटी कहा जाता है। ठीक है, और इन्हीं की, ठीक है, इन्हीं में क्या करना है, ये जो हमारा, ठीक है, प्रतिबिंब जो बन रहा है, कभी छोटा कभी बड़ा, है ना, कभी काल्पनिक कभी सीधा कभी वास्तविक बन रहा है। तो इनमें अंतर स्पष्ट करने के लिए ये जो स्थितियां हैं, प्रकृति है, इनमें अंतर स्पष्ट करने के लिए क्या किया, एक परिपाटी की आवश्यकता होगी, जिसे जिसे ही हम क्या बोलते हैं, चिन्ह परिपाटी कहते हैं। इस परिपाटी के अनुसार अगर हम लोग बात करें, ठीक है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो सभी दूरियां ग्रुप में नापी जाती हैं। ठीक है, जो सभी दूरियां होती है वो कितने, वो ग्रुप में नापी जाती है। दूसरा दिया है, आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं। जो आपतित किरण होती है, ठीक है, आपतित किरण जो होती है अगर उसकी दिशा में जो मापी गई दूरी है वो कैसी, वो धनात्मक होगी। आपतित किरण की विपरीत दिशा में मापी गई जो दूरियां होती है वो कैसी, वो ऋणात्मक होती है। ठीक है, कैसे होती है, ऋणात्मक होती है। प्रधान अक्ष यानी कि मुख्य अक्ष उसके ऊपर धनात्मक माना जाता है। जो मुख्य अक्ष होता है उसके ऊपर क्या माना जाता है, धनात्मक माना जाता है। प्रधान अक्ष के नीचे ऋणात्मक माना जाता है। जो मुख्य अक्ष होता है उसके नीचे जो वस्तु होगी वो कैसी, वो ऋणात्मक होगी, उसकी जो स्थिति होगी वो कैसी, वो ऋणात्मक होगी। तो ये हमारी क्या होती है, ये हमारी चिन्ह परिपाटी होती है। ठीक है, क्या होती है, हमारी चिन्ह परिपाटी होती है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं दर्पण के सूत्र के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, दर्पण के सूत्र के बारे में पढ़ते हैं। जो दर्पण का सूत्र होता है वो 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता है। ठीक है, कितना होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। जहां पे जो हमारी v है वो किसका, वो प्रतिबिंब की दूरी होती है। ठीक है, क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी होती है। जो u होता है वो क्या होता है, वो बिंब की दूरी होती है। किसकी, बिंब की दूरी होती है। अगर f की बात करें तो f हमारा क्या होता है, फोकस दूरी होता है। ठीक है, क्या होता है, f बराबर हमारा फोकस दूरी होता है। दर्पण का सूत्र क्या है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। ठीक है, तो ये सूत्र आपको याद रखना है। अगर यहाँ पे पॉइंट की बात करें तो गोलीय दर्पण में इसके जो ध्रुव होता है, ठीक है, गोलीय दर्पण में इसके ध्रुव से बिंब की दूरी, ठीक है, गोलीय दर्पण में इसके ध्रुव से बिंब की दूरी, बिंब की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, वो u कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, u कहलाती है। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, दर्पण के ध्रुव से जो प्रतिबिंब की दूरी होती है वो क्या कहलाती है, वो v कहलाती है। ध्रुव से मुख्य फोकस की जो दूरी होती है वो f कहलाती है। ठीक है, ध्रुव से
और जो मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है वो एफ कहलाती है, ठीक है, यानी कि फोकस कहलाती, फोकस दूरी कहलाती है। ठीक, डन। चलो यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं आवर्धन के बारे में, ठीक है, किसके, आवर्धन के बारे में देखते हैं। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, ठीक है। जो बिंब है और जो हमारा प्रतिबिंब है उन दोनों के बीच के, ठीक है, बीच का जो अनुपात होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग आवर्धन कहते हैं। आवर्धन को m से प्रदर्शित किया जाता है, जो आवर्धन होता है उसको कैसे, उसको m से प्रदर्शित किया जाता है। अगर आवर्धन बराबर देखें तो आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। आवर्धन बराबर क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई होता है। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो m बराबर होता है v अपान u, ठीक है, क्या होता है, m बराबर v अपान u होता है। v हमारी क्या है, v हमारी प्रतिबिंब की ऊंचाई है, u क्या है, u हमारा वस्तु की ऊंचाई हो गया, ठीक है। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता, अर्थात ये मात्रक विहीन होता है। जो आवर्धन होता है उसका कोई भी मात्रक नहीं होता, अथवा ये क्या होता है, ये मात्रक विहीन होगा। जब इसका कोई मात्रक नहीं है तो क्या होगा, मात्रक विहीन होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, मात्रक विहीन हो जाएगा। डन। यहाँ से आपका जो चैप्टर था वो खत्म हो गया, ठीक है। सारे टॉपिक्स को, सारे कॉन्सेप्ट को अपन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से और बहुत ही डिटेल में समझ लिया है। और यहाँ पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि मैंने आप सभी लोगों के लिए एक बुक रेडी किया जिसका नाम है टॉपर गाइड बुक। ये जो बुक है ये ओनली आपको 149 रुपीज में मिलने वाली है, लेकिन इस टाइम पे ऑफर वगैरह चल रहा है तो ऑफर में ये आपको 99 रुपीज की मिलेगी। अगर बात करें कि जो बुक है इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, तो इस बुक में आपको जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए, सब्जेक्टिव में आपके लॉन्ग हो गए, शॉर्ट क्वेश्चन हो गए, जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारे के सारे क्वेश्चन इस बुक में दिए गए हैं। अगर आप सभी लोग इस बुक से अपनी बोर्ड एग्जाम की तैयारी को करते हैं तो जाहिर सी बात है आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर लेके आएंगे और टॉपर बनेंगे, ठीक है, क्या बनेंगे, टॉपर बनेंगे। इस बुक में आपको क्या क्या मिलेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले, और सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे टेलीग्राम चैनल की लिंक, टेलीग्राम चैनल जो है उसका स्कैनर दिया गया है जिसको आप स्कैन करके आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आप सभी लोगों को फ्री में पैनल पीडीएफ्स और नोट्स प्रोवाइड की जाएंगे, वो भी बिल्कुल से फ्री में, उसका कोई भी पैसा देने की आपको जरूरत नहीं है। अगर बात करें ये जो बुक है ये कहाँ पे आपको मिलेगी, है ना, तो यहाँ पे देखो एक नंबर दिया गया है जिसपे आप कॉल भी कर सकते हैं, आप मैसेज भी कर सकते हैं। मैसेज आपको क्या करना है, दीदी को जैसे आप मैसेज करते हैं वैसे ही ये जो बुक है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है, क्या हो जाएगी, प्रोवाइड कर दी जाएगी। डन, यहाँ तक डन है। चलो, तो आई होप कि आप सभी लोगों को सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी। अगर अभी भी कोई भी डाउट है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को करते रहिए, मेहनत करते रहिए, एंड मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए विश ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।